हमारा जो अब अगला था वो था अपराधों का वर्गीकरण। अपराधों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। देखो क्या है कि जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता है यानी 1860 का, और जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है ये 1973 का है। इन दोनों में जो है अपराधों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। और अपराध के वर्गीकरण से तय होता है कि उसके विचारण की प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी। जैसे कि एक है जमानती, ठीक है, बेलेबल, ये एक वर्गीकरण है, तथा गैर जमानती अपराध। नॉन बेलेबल अपराध, एक वर्गीकरण ये हो गया। एक होता है शमनीय, कंपाउंडेबल, तथा गैर शमनीय, नॉन कंपाउंडेबल अपराध। एक होता है संज्ञेय, कॉग्निजेबल जिसको कहते हैं, तथा असंज्ञेय, यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध। ये 3 वर्गीकरण है। हम लोग पहले देखते हैं जमानती, जो है जमानती, बेलेबल तथा गैर जमानती अपराध। यानी नॉन बेलेबल। और ये सबसे प्रचलित वर्गीकरण है। ये जो है सबसे प्रचलित वर्गीकरण है। देखो जो जमानती अपराध है ये वे हैं जिनमें पुलिस के जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है जांच अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है कि यदि अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड अपनी गिरफ्तारी के बाद पर्याप्त जमानत या अन्य शर्तें पूरी कर देता है तो उसे मुक्त कर दे। पर्याप्त जमानत मतलब सिक्योरिटी
तथा अन्य शर्तें पूरी कर देता है तो वह उसे मुक्त यानी कि रिलीज कर दे। ठीक। और जो जमानती अपराध है इसमें प्रायः मामूली या फिर इसको कह सकते हैं असंज्ञेय अपराध इसमें आते हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। ये अपराध जो है इसमें आते हैं। ठीक। और इसमें जो है अधिकतम सजा जो है वो 3 वर्ष के कारावास से कम होता है। ये था हमारा जमानती अपराध। अब इसी तरह जो गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल अपराध, इसमें प्रायः जो है गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, प्रायः गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। और इसमें जमानत दिया जाना है या नहीं, ये पुलिस अधिकारी तय नहीं करता है। ये पुलिस अधिकारी तय नहीं करते। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटे के भीतर जो निकटतम न्यायिक दंडाधिकारी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। फिर दंडाधिकारी जो है वो तय करता है कि इसको जमानत पे छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। तो गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर पुलिस अभियुक्त को निकटतम जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके समक्ष प्रस्तुत करती है। और दंडाधिकारी तय करता है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाए या नहीं। देखिए, ये हमारा था जमानती और गैर जमानती अपराध। दूसरा जो हमारा है वो है शमनीय यानी कंपाउंडेबल तथा गैर शमनीय नॉन कंपाउंडेबल अपराध। देखो, जिस मामले में आपसी निपटान मतलब जो समझौता होता है उसकी छूट दी गई है उसको शमनीय अपराध कहा जाता है। यानी जो शमनीय अपराध है, इसमें यानी जिन मामलों को आपसी समझौते से निपटाने की छूट हो, निपटाने की
छूट दी गई हो, उसे शमनीय अपराध यानी कंपाउंडेबल अपराध कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो अभियुक्त पीड़ित पक्ष है उसको आर्थिक क्षति पूर्ति देकर समझौता कर लेता है। इसमें प्रायः जो है अभियुक्त क्या करता है, पीड़ित पक्ष को आर्थिक क्षतिपूर्ति देकर समझौता कर लेता है। और जो शमनीय अपराध है इसकी सूची कहाँ दी गई है, तो इसकी सूची जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में दी गई है। जैसे अगर एग्जाम्पल देना है तो जैसे मान लेते हैं मोटर दुर्घटना हो गया, ठीक है, किसी की जान नहीं गई है और या दुर्घटना के पीछे कोई दुर्व्यवहार नहीं था, तो वहां पर क्या होता है कि अभियुक्त पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देकर समझौता कर लेता है, तो वो शमनीय अपराध में आते हैं। इसी तरह जो दूसरा है गैर शमनीय अपराध, जिसको गंभीर या फिर असंज्ञेय अपराध भी कहा जा सकता है, जैसे कि इसको जैसे गैर शमनीय अपराध है, तो इसमें गंभीर अपराध आते हैं, ठीक है, गंभीर अपराध आता है या फिर असंज्ञेय अपराध इसके अंतर्गत आता है, अपराध आता है। और इस मामले में क्या होता है कि दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मामलों में दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते, ना ही इनमें अभियुक्त जो है शिकायत वापस ले सकता है। अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार, वापस लेने का अधिकार होता है। इस मामले में जो है जो विचारण की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होता है। विचारण मतलब ट्रायल, जो कोर्ट का ट्रायल होता है इसे पूरा करना जरूरी होता है। और इसमें जो है अंतिम फैसला वो अदालत द्वारा दिया जाता है, यानी जो वर्डिक्ट है ये अदालत देती है, ठीक है। ये गैर शमनीय अपराध हो गया। अब हमारा जो तीसरा था वो था संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल तथा असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध। इसमें क्या होता है, ये भी अपराध की गंभीरता से ही दोनों संबंधित है। जैसे कि अगर जो गंभीर अपराध है, जैसे कि अगर हम लोग संज्ञेय की बात करें, संज्ञेय अपराध, तो जो गंभीर अपराध है वो इसकी श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो कम गंभीर अपराध है, ठीक है, वो असंज्ञेय अपराध के श्रेणी में आएगा, ठीक है। कम गंभीर या इसको मामूली कह सकते हैं, मामूली अपराध जो है वो असंज्ञेय अपराध के श्रेणी में आता है। जो संज्ञेय अपराध है उसमें जो FIR है यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
ये पुलिस अधिकारी द्वारा स्वतः दर्ज कर लिया जाता है। द्वारा जो है स्वतः दर्ज कर लिया जाता है और इस पे जांच भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन। ये भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके कार्यवाही के लिए, इसके कार्यवाहियों के लिए जो है न्यायाधीश की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यायाधीश की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अनुमति मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी। इसमें जैसे प्राय जो है जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, बलात्कार हो गया, ये सारे जो है इस श्रेणी में आते हैं, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में। और जो असंज्ञेय अपराध है इसका संज्ञान जो है पुलिस स्वयं नहीं लेता है। संज्ञान पुलिस अधिकारी स्वयं नहीं ले सकते। इसका अर्थ ये भी है कि वे बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और अगर न्यायालय जो है, न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है तभी इसमें, मतलब न्यायालय अगर स्पष्ट निर्देश दे या अनुमति दे पुलिस अधिकारी को, तभी ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है। न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश यानी डायरेक्शन या फिर अनुमति, परमिशन दिए जाने पर ही पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं। ये चीजें, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई आपस में गाली गलौज करता है, ये इसकी श्रेणी में आता है। या फिर छोटा मोटा हाथापाई हो गया, छोटी मोटी हाथापाई करना है, इसकी श्रेणी में आता है। ये सारे असंज्ञेय अपराध। ये हमारा था अपराध का वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं दंड के क्या प्रकार है। ठीक, दंड के प्रकार देखते हैं। और जो भारतीय दंड संहिता है, यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त यानी जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का दोष सिद्ध
यानी कॉन्विक्शन हो जाता है तो उसे जो है मतलब निम्नलिखित में से एक या एक से ज़्यादा भी दंड दिया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दंड दिए जाते हैं। जैसे उसको दंड किया जाएगा, जैसे कि हमने बातें की थी मृत्युदंड। ठीक है, यानी डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर उसको जो है विभिन्न अवधियों के लिए कारावास दिया जा सकता है। विभिन्न अवधियों के लिए कारावास दिया जा सकता है। इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है। और इसमें जो है कारावास के अंतर्गत जो है ये आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर जिसको उम्र कैद कहा जाता है ये भी हो सकता है। इनकी लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, ये भी शामिल है। और जैसे कि अगर कारावास जो है वो भी दो प्रकार का होता है। कारावास जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सश्रम कठोर कारावास। सश्रम कठोर कारावास होता है। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको कैदे व मशक्कत भी कहते हैं। कैदे मशक्कत भी कहा जाता है, यानी कि रिग्रोरियस इम्प्रिजमेंट हो गया। और इसमें क्या होता है कि कैदी तो कारावास में रहता है, यानी कि कैदी को कारावास के साथ साथ एक कठोर श्रम भी करना पड़ता है। कठोर श्रम भी करना पड़ता है। इसी तरह एक होता है साधारण कारावास। ठीक है, सिंपल इम्प्रिजमेंट। इसमें कैदी को शर्म नहीं करना होता है। कैदी को शर्म नहीं करना होता है, लेकिन अगर वो चाहे कि स्वेच्छा से शर्म करना चाहे, ठीक है, शर्म करे, तो इसके बदले में जो से भुगतान किया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं। ये चीजें होती है। दो हो गया। और एक तीसरा जो है वो होता है संपत्ति को जब्त कर लेना। इसको फोरफिट कहते हैं, संपत्ति को जब्त करना। और जो चौथा था हमारा आर्थिक जुर्माने। ये चार प्रकार के जो है दंड के प्रकार है। आर्थिक जुर्माना। ठीक, एक चीज और होती है, जैसे कि एक होता है कर्मिक तथा सहवर्ती दंड। conjugative and concurrent sentences। ये जो है मतलब दंड के ही प्रकार हैं, लेकिन एक से अधिक दंड के प्रकार हैं। जैसे कि जैसे कि उसमें लिखा होता है पीछे में कि वो एक से अधिक भी दंड दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा अपराधों में शामिल होने के आधार
पर एक विचारण यानी ट्रायल में कारावास के एकाधिक दंड दिए जाते हैं तो वे दो प्रकार के दिए जा सकते हैं, दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। और ये जो दो प्रकार है वही इसका नाम था, यानी कि एक कर्मिक दंड हो सकता है, एक सावर्तिक दंड हो सकता है। यानी एक कर्मिक दंड हो सकता है जिसको कंज्यूगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है सहवर्ती दंड होता है। जो कर्मिक दंड है इसका अर्थ क्या होता है कि सभी दंड एक के बाद एक कर्म से दिए जाएंगे। सभी दंड एक के बाद एक के कर्म में दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी अपराधी को जो है पहले 5 साल, फिर 4 साल या और 3 साल, मतलब कारावास के 3 दंड दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले वो 5 साल काटेगा, फिर 4 साल काटेगा, फिर 3 साल काटेगा, यानी कि कुल मिलाकर 5, 4, 9 + 3 यानी 12 हो गया। यानी कुल मिलाकर वो 12 वर्ष के कारावास के बराबर हो जाएगा, तो वो कर्मिक दंड कहलाता है। और जो दूसरा है, जो सहवर्ती दंड है, कंकरेंट सेंटेंसेस, इसका अर्थ होता है कि सभी दंड साथ साथ शुरू हो जाएंगे और एक साथ चलेंगे। सभी दंड साथ साथ शुरू हो जाएंगे तथा एक साथ चलेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि सबको साथ साथ चलना है, तो जो सबसे बड़ा दंड है, ठीक है, सबसे बड़ा दंड वही कुल दंड होता है, वही कुल दंड होता है, क्योंकि बाकी दंड जो है उसी के अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले जो एग्जाम्पल था जिसको 5 साल, 4 साल और 3 साल का कारावास का 3 दंड दिया गया है, तो सहवर्ती दंड में जो सबसे बड़ा यानी कि 5 साल वाला है उसी के अंदर सब खत्म हो जाए। जैसे कि जो 3 साल वाला है तो वो 5 साल में जो तीसरा साल आएगा उसमें 3 साल वाला खत्म हो जाएगा, और जो फिर चौथा 4 साल वाला है वो चौथे साल खत्म हो जाएगा, और 5 साल वाला फिर लास्ट में खत्म होगा। तो पहले एग्जाम्पल के द्वारा जो है 5 वर्षों की कैद जो है वो कुल दंड हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है एक शर्त और आता है कि यदि निर्णय में, ठीक है, जो निर्णय न्यायाधीश द्वारा दिया गया है, निर्णय में न्यायाधीश स्वयं घोषित कर दे कि सभी दंड साथ साथ अर्थात सहवर्ती रूप में चलेंगे तो ठीक, नहीं तो ये जिस समय निर्णय देता है न्यायाधीश उस समय वो घोषित करता है, और अगर ऐसा वो घोषित नहीं करता है तो सभी दंड जो है वो कर्मिक हो जाता है। कर्मिक यानी कॉन्जुगेटिव रूप में ही दिए जाते हैं ये चीजें। ये था हमारा आपराधिक मामला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिविल मामला। सिविल मामले, सिविल केसेस। सिविल मामलों को जो है सिविल वाद भी कहा जाता है।
ठीक है। जो सिविल मामला होता है उसको सिविल वाद भी कहा जाता है, यानी सिविल सूट भी कहा जाता है। और ये क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये दो या अधिक पक्षकारों के आपसी विवाद से संबंधित होता है। अधिक पक्षकारों यानी पार्टीज के आपसी विवादों से संबंधित होता है। और ये दोनों पक्षकार जो है, ठीक है, ये निजी पक्षकार भी हो सकता है, ठीक है, यानी प्राइवेट पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें से एक और सरकार हो, ठीक है, एक और सरकार या कोई सरकारी विभाग भी हो सकता है, विभाग भी हो सकता है। दो सरकारी पदाधिकारियों या विभागों के बीच भी सिविल वाद हो सकता है, ठीक है, बीच में सिविल वाद हो सकता है। कोई भी विधिक व्यक्ति है, ठीक है, विधिक व्यक्ति मतलब जो संस्था, समिति, निगम है वो भी इसका पक्षकार बन सकता है। कोई भी यानी आदमी के अलावा जो होता है, कोई भी विधिक व्यक्ति यानी जो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन जो है सिविल वाद का पक्षकार बनने का पात्र होता है। और विधिक व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये हमने मूल अधिकार में भी बताया था, इसमें संस्थाएं आती हैं, ठीक है, समितियां आती है, ठीक है, निगम आता है, कंपनी आता है, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि कोई सिविल मामले में, यानी कि किसी सिविल मामले में एक पक्ष शिकायत दाखिल करता है, यानी जिसको याचिका कहते हैं, याचिका दाखिल करते हैं, ठीक है। एक पक्ष शिकायत या याचिका दाखिल करता है। और इस पक्ष को क्या कहते हैं, इस पक्ष को शिकायतकर्ता कहा जाता है, ठीक है, या फिर हमने बताया था वादी कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, इसको प्रार्थी भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रार्थी, याची भी कहा जाता है, ये कहा जाता है। और जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जिसके खिलाफ शिकायत किया जाता है, जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है, जिसको जवाब देना है, ठीक है, जिसको जवाब देना होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको अपना बचाव करना होता है, जिसको अपना बचाव करना होता है, ठीक है, उसे प्रतिवादी कहा जाता है, ठीक है, यानी रेस्पोंडेंट कहा जाता है। इसके अलावा इसको बचाव पक्ष भी कहते हैं, ठीक है, और बचाव पक्ष भी कहा जाता है, डिफेंडेंट ये कहा जाता है। यह था हमारा सिविल मामला। अब जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा न्यायाधीशों की पीठ, ये क्या चीजें हैं,
न्यायाधीशों की पीठें, बेंचेज ऑफ जजेज। जो न्यायाधीश की संख्या होती है उसके आधार पर, यानी पीठ जो है उसका गठन किया जाता है। न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर पीठें जो है गठित होती है। जैसे कि एक आपने सुना होगा एकल पीठ, ठीक है, इसको सिंगल बेंच। इसमें एक न्यायाधीश बैठता है, एक न्यायाधीश बैठता है, और ऐसे न्यायाधीश को जो है इसको चैम्बर जज भी कहा जाता है, चैम्बर जज कहा जाता है, चैम्बर जज कहा जाता है। इसी तरह एक होता है खंडपीठ, इसको डिवीजन बेंच कहा जाता है, और इसमें 2 न्यायाधीश बैठते हैं, ठीक है। खंडपीठ में जो है 2 न्यायाधीश बैठते हैं। इसी तरह एक होता है पूर्ण पीठ, इसको फुल बेंच कहते हैं, इसमें 3 न्यायाधीश बैठता है। ये सब जज के संख्या के आधार पर होता है। एक आपने सुना होगा संविधान पीठ, और ये बहुत जगह यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से इसका संबंध होता है, सर्वोच्च न्यायालय से सिर्फ संबंध होता है, और इसमें 5 या इससे अधिक न्यायाधीश बैठता है। और खास तौर पर जो है जिन मामलों में संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है, संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है, उस मामले में संविधान पीठ बैठती है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं जो राष्ट्रपति को सलाह देता है जिन मामलों में, ठीक, जैसे कि जो अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति को सलाह के मामले में, ठीक है, अनुच्छेद 143, ठीक है, सलाह देनी होती है, तो उसमें भी संविधान पीठ को बैठने की बाध्यता होती है। और ये पीठ जो है बहुमत के हिसाब से निर्णय लेता है, बहुमत से निर्णय लेता है, ठीक है। अब जो है पीठ का एक और वर्गीकरण चलता है, ठीक है। पीठ का जो है एक अन्य वर्गीकरण है, और ये वर्गीकरण क्या है कि एक जो है मतलब अस्थाई पीठे कहा जा सकता है, यानी अस्थाई पीठे ये जो एक ही जगह पर मतलब काम करती है अपना, जिसको परमानेंट बेंच कहा जाता है, परमानेंट बेंचेज कहा जाता है। एक होता है भ्रमणकारी पीठे, इसको सर्किट बेंचेज कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो अस्थाई पीठे हैं, ठीक है, ये एक स्थान पे ही निरंतर बनी रहती है, बनी रहती है। और भ्रमणकारी पीठे हैं, ये विशेष कार्य दिवसों पर, यानी पहले उसकी घोषणा होती है कि ये यहाँ पे जाने वाला है, कार्य दिवसों पर किसी स्थान विशेष पर कार्य करती है। और जो अस्थाई पीठे हैं ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें होता है एक प्रधान पीठ होता है,
प्रधान पीठ होता है जिसको मेन बेंच कहा जाता है। दूसरा अन्य पीठ होता है, इसको अदर बेंचेज कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण में एक से अधिक अस्थायी पीठें होती हैं, जैसे कि कोई हाई कोर्ट है या फिर अधिकरण है, ठीक है, इसमें एक से अधिक अस्थायी पीठें होती है। ठीक। और उसकी जो प्रमुख पीठ है उसको प्रधान पीठ कहा जाता है। इसमें जो एक से अधिक, इसमें जो प्रमुख पीठें होंगी, ठीक है, उसको प्रधान पीठ कहा जाएगा। ठीक है। और बाकी जो शेष है, ठीक है, इसको अन्य पीठें कहा जाएगा। जैसे यहाँ था प्रधान पीठ और अन्य पीठें, ठीक है, तो प्रधान पीठ जो प्रमुख पीठ को कहा जाएगा और बाकी शेष को अन्य पीठें कहा जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, जो इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद पीठ जो है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है। ये उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है। और वहीं पर जो लखनऊ पीठ है, लखनऊ पीठ, ये अन्य पीठें हैं। ये चीजें अब हम लोग देखते हैं न्यायालयों के अधिवक्ता यानी एडवोकेट। एडवोकेट्स ऑफ कोर्ट्स, इसमें हम लोग देखेंगे अधिवक्ताओं का वर्गीकरण, खासतौर पर अधिवक्ताओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स, ये देखेंगे। जैसे कि भारत में न्यायालयों में जो अधिवक्ता हैं या फिर जो वकील हैं, उसको 3 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, यानी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। एक जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा पता नहीं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और तीसरा जो है अन्य अधिवक्ता होता है, अदर एडवोकेट्स। ठीक है। अब जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट्स, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वकील होते हैं। ये और इनको जो है संविधान का विशिष्ट ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। और जो न्यायालय है उसकी राय में कुछ वकील होते हैं जो उसकी राय में जो है पारंगत विधिवेत्ता होते हैं। ठीक है, तो उसको जो मतलब बार काउंसिल है वो जो है अधिवक्ता मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर देता है। जैसे कि न्यायालय ऐसे कुछ वकीलों को, जिसको संविधान का विशिष्ट ज्ञान है, वकीलों को जो उसकी राय में
पारंगत विधिवेत्ता, डिस्टिंग्विश्ड, जूरिस्ट हैं तथा जो अधिवक्ता जो है अधिवक्ता परिषद यानी जो बार काउंसिल है उसका भी सदस्य होना चाहिए। बार काउंसिल के सदस्य भी हैं, ये अनिवार्य है। उनको जो है उनकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। इसी तरह जो दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये वो वकील होते हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में, मतलब हर उच्च न्यायालय में नहीं, कुछ उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, ये वे वकील हैं, इनको सारे उच्च न्यायालय में नहीं अधिकार होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय तथा कुछ उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर कर सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, दायर कर सकते हैं तथा न्यायालय के समक्ष कोई रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। ठीक है, ये वो वकील होते हैं। अब जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है तो इसके अभिलेखों के किसी मुकदमे के निर्णय में उन्हीं वकीलों का नाम दर्ज होता है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं तथा जिनके नाम से मुकदमा दायर किया जाता है। ये हो गया, इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। तीसरा जो है हमारा वो था अन्य अधिवक्ता। ये सारे शब्दावली है, इसके जानने के बाद जो है ये चैप्टर आसान हो जाएगा समझना। अदर एडवोकेट्स, ये वे वकील हैं जिनका नाम किसी न किसी राज्य की जो स्टेट बार काउंसिल है यानी कि राज्य की अधिवक्ता परिषद यानी स्टेट बार काउंसिल है उसमें दर्ज है और इसको अधिकार है कि ये भारत की किसी भी अदालत या अधिकरण या प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी में कार्य यानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था।
इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक दूसरा वर्गीकरण ले लें, अधिवक्ता का ही है अन्य वर्गीकरण, ठीक है। ये विशेष रूप से जो है कुछ विशेष पदनाम कह सकते हैं, ठीक है, इससे संबंधित, ठीक है। जैसे कि एक होता है एमिस्कस क्यूरिये, एमिस्कस क्यूरिये, क्यूरिये ये होता है एक। जैसे कि ये जो है एमिस्कस क्यूरियो जो है ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, और इसका अर्थ होता है न्यायालय का मित्र, न्यायालय का मित्र, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये क्या होता है कि कभी कभी न्यायालय किसी मुकदमे में अपनी सहायता के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त करता है, ठीक है। कभी कभी न्यायालय किसी मुकदमे में अपनी सहायता के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त करता है जो मुकदमे से जुड़े तथ्यों और कानूनी बारीकियों के संबंध में न्यायालय की सहायता करता है, मदद करता है, जो मुकदमे से जुड़े तथ्यों या कानूनी बारीकियों के संबंध में न्यायालय की सहायता करता है, ठीक है। और इसी अधिवक्ता को जो है एमिस्कस क्यूरिये कहा जाता है, ठीक है। ये किसी पक्षकार के प्रति नहीं, ये जो है सिर्फ न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व होता है, प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। किसी पक्षकार के प्रति नहीं, क्योंकि ये न्यायालय के लिए आता है, न्यायालय के लिए जो है आता है, और न्यायालय द्वारा जो सूचना दी गई है और जो राय दिया गया है वह वही उसका प्रयोग करता है, और इसका तय जो है न्यायालय करता है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा होता है, उसको प्लीडर कहा जाता है। ये सारे पदनाम हैं, प्लीडर कहा जाता है, ठीक है। ये भी अधिवक्ताओं का एक वर्ग ही है, अधिवक्ताओं का वर्ग है, ठीक है। और ये कैसा वर्ग है, तो जिसकी विशेषज्ञता याचिका तैयार करने में होती है, याचिका मतलब प्लीडिंग, तैयार करने में होती है, ठीक है। और ये अब ज्यादा प्रचलित भी नहीं है, नहीं। इसी तरह एक होता है सॉलिसिटर, सॉलिसिटर, ठीक है। ये भी अधिवक्ता का वर्ग है, और ये क्या करता है कि जो मुवक्किल हैं, ठीक है, यानी क्लाइंट, मुवक्किलों, क्लाइंट्स के साथ सीधी बातचीत में शामिल होता है, ठीक है। इसको सॉलिसिटर कहा जाता है। इसी तरह एक बैरिस्टर होता है,
ये भी अधिवक्ता का वर्ग है। और इसमें क्या है, इसको यानी जो विधि की विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, और इसको सम्मान से जो है बैरिस्टर एट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, बैरिस्टर एट लॉ कहा जाता है। एक नाम और है इसका, इसको बार एट लॉ भी कहा जाता है। लॉ भी कहा जाता है। इसी तरह एक काउंसिल होता है, ये भी अधिवक्ता का वर्ग है। ये खासतौर पर जो है कानूनी सलाह देता है। और अगर देखा जाए तो जो बैरिस्टर हैं, ठीक है, यही काउंसिल भी होते हैं। बैरिस्टर ही काउंसिल होता है। इसी तरह एक एडवोकेट भी होता है। और ये जो अधिवक्ता है उसके लिए समानता इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये सारे जो पहले थे पदनाम, उसके लिए वैकल्पिक तौर पे एडवोकेट शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और एक जो है यानी अधिवक्ताओं को ही कानूनी क्षेत्र में काम करने के कारण, ठीक है, इसको कानून गो, ठीक है, कानून गो या फिर लॉयर, ठीक है, लॉयर ये भी कहा जाता है। ठीक, जैसे कि एक और होता है, जैसे उसको लोक अभियोजक कहा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, लोक अभियोजक कहा जाता है। और ये जो है सरकार द्वारा नियुक्त होता है, सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ये वे अधिवक्ता हैं जो आपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष यानी जो विक्टिम है, विक्टिम की ओर से मुकदमा लड़ता है। ये चीजें, ये था। एक शब्द और रहता है, जैसे कि भारतीय विधिक सेवा यानी इंडियन लीगल सर्विस। जैसे सरकारी अधिवक्ताओं की सेवा शर्त इतनी बेहतर नहीं है कि विधि के श्रेष्ठ विद्यार्थी को इस सेवा के प्रति आकर्षित किया जा सके, इसलिए सरकार को या तो कम गुणवत्ता वाले अधिवक्ताओं से काम लेना पड़ता है या अच्छे अधिवक्ताओं की सेवाएं जो है बाजार मूल्य पर लेनी पड़ती है, जो बहुत महंगी होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो है कई सारे कानूनविद हैं, जो कानूनविद जो भारतीय विधिक सेवा का जो है विकल्प देते हैं कि मतलब भारतीय विधिक सेवा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और ये सेवा जो है अभी भी विद्यमान है, बस इसका ढांचा जो है अलग है।
अभी भी ये विद्यमान है, लेकिन इसका ढांचा जो है वो अव्यवस्थित कर सकते हैं, अव्यवस्थित है। ठीक है। जैसे कि सरकार जो है 2010 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जो प्रथम श्रेणी के वकील हैं या फिर प्रथम श्रेणी की जो सिविल सेवाओं के समकक्ष, ठीक है, इसको लाने की योजना बना रहा था, यानी कि भारतीय विधिक सेवा को लाया जाए, यानी सिविल सेवा की तरह ही सेवा को लाया जाए। और भारतीय विधिक सेवा के लिए प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा भी करवाया जाएगा, और इसमें जो अधिवक्ता मतलब चुना जाएगा उसको 2 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर जो है उसको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल हो गया या फिर कोई अन्य स्थान पर भेज दिया जाएगा, और 2 वर्ष के बाद जो है जब वो ट्रेनिंग ले लेगा तो उसे जिला अदालत हो गया, उच्च न्यायालय हो गया या केंद्र सरकार का विभाग हो गया, उसमें नियुक्त किया जाएगा। और इस अधिकारियों की जो सेवा शर्त है वो प्रथम श्रेणी के सिविल सेवकों के समान रखी जाएगी। ये घोषणा किया गया था, लेकिन अभी इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। अब हम लोग देखते हैं न्यायालयों की भाषा क्या है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, जैसे कि संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 348, ठीक है। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा या भाषाओं के संबंध में प्रावधान दिया गया। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है, ठीक है, साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी भाषा अंग्रेजी होगी, इसकी भाषा अंग्रेजी होगी। और जो सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्रवाइयां हैं, इसके सारे निर्णय हो गए, इसके आदेश हो गए, ठीक है, इसके निर्देश हो गए, ठीक है, ये सिर्फ अंग्रेजी में ही हो सकते हैं, अंग्रेजी में। और जब संविधान बना था, संविधान के निर्माण में, उसमें भी अंग्रेजी का ही प्रावधान था, और अभी तक इसमें परिवर्तन भी नहीं किया गया, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा जो है वह अंग्रेजी है, इंग्लिश है। इसी तरह उच्च न्यायालय है, ठीक है, इसके संबंध में भी संविधान यही कहता है कि यहाँ भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, ये संविधान कहता है। लेकिन इसके संबंध में छूट भी दिया गया है, छूट भी दी गई है। जैसे कि कोई राज्यपाल, ठीक है, ये हाईकोर्ट के मामले में सिर्फ कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों
कार्रवाइयों हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। ये छूट दिया गया संविधान में। और साथ में यह भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो यह छूट है किसी निर्णय, ठीक है, या डिक्री, किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। और अभी तक में 5 ही राज्य हैं, ठीक है, मतलब उसके उच्च न्यायालय जो है अंग्रेजी से अलग जो है अन्य भाषा की अनुमति दी है। इसमें जो है बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जो है हिंदी में कार्रवाइयाँ भी हो रहा है, ठीक है। और जो एक 5वां है वो है तमिलनाडु, ठीक है, एक तमिलनाडु है, ठीक है, ये 5वां राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर जो मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय, ये इसकी जो कार्रवाई है या इसका जो निर्णय है वो तमिल में भी प्रकाशित किया जाता है, इसमें तमिल का भी प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी जितने राज्य हैं सब जगह अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया। इसी तरह जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, इसके संबंध में संविधान में किसी भी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में किसी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ये न्यायालय जो है राज्य सरकारों की भाषा नीति के अनुसार कार्य करती है, राज्य सरकारों की भाषा नीति के अनुसार कार्य करती है। और राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए घोषित जो भाषा होती है, शासकीय प्रयोजनों के लिए घोषित भाषाओं में इन न्यायालय में कार्रवाई की जाती है। इन न्यायालयों की कार्रवाई की जा सकती है, जो वहाँ की राज्य सरकार ने घोषित किया। ये है। अब हमारे सारे शब्दावली खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो है सीधा आते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, और इसको जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब आज यहीं तक रखते हैं।